हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायाब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। आज हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी के स्थित दफ्तर पंचकमल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पर्यवेक्षक के रूप में आने के बाद एक बैठक विधायक दल हरियाणा बीजेपी की पंचकमल पंचकुला में हुई, जहां सर्वसम्मति से नायाब सिंह सैनी को हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की बनने वाली सरकार का नेता चुना गया। अमित शाह ने जहां नायाब सैनी को बधाई दी, उसके बाद नायाब सिंह सैनी ने अमित शाह, मोहन यादव और धर्मेंद्र प्रधान को शुभकामना देते हुए कहा कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्हें दायित्व विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, वह उसे पूरी तरह निभाने का प्रयास करेंगे और हरियाणा की जनता से जो वादा उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान किया है, वह कल हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पूरा करेंगे। पंचकुला से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का गठन हुआ है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह इस वक्त हमारे साथ है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि 10 वर्ष से कोई हमारी असेंबली थी नहीं और उससे लोगों को बहुत रोष था कि देखिए हमें रिप्रेजेंटेशन ही कहीं नहीं है। तो 10 साल के बाद सरकार बनी है, बहुत अच्छी बात है। मैं बधाई देता हूँ उमर अब्दुल्ला को और मेरी शुभकामनाएं भी हैं उनके साथ कि उनकी जो सरकार है वो सफल रहे और जम्मू कश्मीर के जनता की सेवा करने में सक्रिय रहे। क्योंकि हमारा राज्य जम्मू कश्मीर जो है अंग्रेज़ों के वक्त में भी बड़ा प्रमुख था और यूँ भी भारतवर्ष का नक्शा देखें आप तो सब कहते थे कि हम भारतवर्ष के मुकुट हैं इत्यादि। आज वो मुकुट जो है वो स्टेट से भी कम हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है। ये बात किसी के गले से उतरती नहीं है, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे वो जम्मू के हों। इसलिए हमें आशा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जैसे भारत सरकार ने भी कहा, अब इलेक्शन के बाद शीघ्र अतिशीघ्र स्टेटहुड वापस दी जाएगी। बहुत कम सीटें, 6 सीटें हैं केवल, जिसके बगैर भी उम्र को मेजॉरिटी है। तो अगर उन्होंने यही सोचा कि तो ठीक है। कि उम्मीद है कि मौजूदा सरकार राज्य के अंदर अच्छा काम करेगी और पहली प्राथमिकता जो है वो स्टेटहुड वापस लेने की होगी। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 2 सीटों बुधनी और बीजापुर में होने जा रहे उपचुनावों के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। 18 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 30 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को मतगणना होगी। इन 2 उपचुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने एक बार फिर रहेंगी और दोनों ही चाहती हैं कि इन उपचुनाव में जीतकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए और उसी के लिए दोनों ही दलों में तैयारियां हैं। बीजेपी के लिए ये दोनों सीट काफ़ी अहम है, क्योंकि इसमें बुधनी सीट है वो शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई है। अब वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं सांसद बनने के बाद। वहीं जो बीजापुर सीट है वो वन मंत्री रामनिवास रावत के इस्तीफा देने से खाली हुई है। वो कांग्रेस में थे और अब वो बीजेपी में आ गए हैं, जिसमें कि सरकार में वन मंत्री बन गए। यानी कि दोनों सीट में अगर एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी के पास थी, अब इन दोनों सीटों पर दोनों ही दल चाहते हैं कि उनका कब्जा हो। देखना यह है कि जनता किसको वोट करती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हुए 5 विधानसभा चुनावों में 3 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस काफी आगे निकलती नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा को
कड़ी शिकस्त दी है। केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करना भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करने के बाद विधानसभा में अपनी विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस सीट पर जीत हासिल करके मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहती है। दरअसल इस सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले पिछले 2.5 साल में धामी सरकार के राज में 4 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। लेकिन इस सीट पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहेगी। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी सूखा। मौसम के इस बदले मिजाज ने राज्य में सीजनल बीमारियों को व्यापक स्तर पर बढ़ा दिया है। सितंबर के महीने में पूरे राज्य में बीमारियों का कहर दिखाई दिया था और सितंबर के आखिरी हफ्ते में बीमारियों से निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में ही राज्य में अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई और इसके बाद एक बार फिर से मच्छरजन्य बीमारियों का उपद्रव दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, जामनगर, आप किसी भी इलाके में जाएं, सीजनल बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ी हुई है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया, उल्टी, बुखार, सर्दी, खांसी, पीलिया, टाइफाइड सहित तमाम बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सितंबर महीने में करीब 20 मौतें दर्ज की गई थी और करीब सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्ड के हिसाब से माने तो अकेले अहमदाबाद में 10,000 मामले सामने आए थे और यदि निजी अस्पतालों का आंकड़ा भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा चिंताजनक हो सकता है और कमोबेश यही हालत अक्टूबर के महीने भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्य में एक बार मौसम ने फिर से करवट ली है। जगह जगह पर बारिश हो रही है। ऐसे में मच्छर जन्य बीमारियों का कहर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। खेड़ा जिले में पिछले 8 दिनों में बीमार लोगों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। यहाँ पर तमाम अस्पताल भरे हुए हैं और कमोबेश यही हालात राज्य के अन्य शहरों में भी नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग के महाराष्ट्र विधानसभा के तारीखों के ऐलान के बाद से ही विपक्ष महायुति के ऊपर आक्रामक है और पिछले 2 साल के भीतर सरकार के कामकाज को भ्रष्टाचार की गाड़ी के जरिए पूरे मुंबई में घुमाने के लिए हरी झंडी दिखाई गई, तो वहीं सरकार की तरफ से महायुति के 3 प्रमुख नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले 2 साल के भीतर महाराष्ट्र के भीतर किस तरीके से प्रगति हुई उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने कहा कि पिछली सरकार काम को ठप करने वाली सरकार थी, इस बार की सरकार काम को गति और प्रगति देने वाली है, इसलिए जनता महाविकास अघाड़ी को नहीं बल्कि महायुति को फिर से सरकार में आने का मौका देंगे और उसके साथ ही महाराष्ट्र के भीतर क्या क्या प्रमुख योजनाएं हैं, किस तरीके से कामकाज चल रहा है और कितना विकास के पथ पर महाराष्ट्र आगे बढ़ा है, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश कर महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से उनका आशीर्वाद फिर से मांगा है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां रेस होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों का फोकस एक ही बात पर है कि गठबंधन की गांठें मजबूत रहें, साथ ही दल ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट होकर के चले। अगर यहाँ के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी मूलवासियों के साथ के लिए अगर कुछ कर सकता है तो ये गठबंधन की सरकार कर सकती है। ये मंशा को भी आप लोग इसको आपके समझ चुके हैं, इसी बात को आपको समझना है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की पहली सूची प्रश्न पत्र की तरह कल देर रात लीक होने के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। हटिया और रांची जैसी विधानसभा सीटों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ा बहुत आक्रोश भी देखा जा रहा है। खबरों को सही गलत बताने की प्रक्रिया चल रही है। तमाम ऐसी बातें हो रही है जिस पर भरोसा करना
फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है। जल्द से जल्द बीजेपी अपनी पहली सूची औपचारिक रूप से जारी कर देगी, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस की कल केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने की बात कही जा रही है, जिसमें इस विषय पर साफ तौर पर निर्णय लिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जेएमएम के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है और चूंकि 19 तारीख को राहुल गांधी का झारखंड दौरा लगभग तय माना जा रहा है, इसलिए कांग्रेस का फोकस पूरी तरह से उसी पर है। उसके बाद न सिर्फ पहली सूची जारी होगी बल्कि सीट शेयरिंग और तमाम बातें जो है वो सामने रख दी जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो समय कम मिला है, इसलिए पार्टियां तेजी से अपना काम करती हुई नजर आ रही हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जयपुर से आ रही विमान में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया और हड़कंप इस तरीके का रहा कि यहाँ पर सीआईएसएफ के जवानों के साथ साथ एटीएस के जवानों ने पूरे एयरपोर्ट को घेर लिया। 139 यात्रियों को लेकर आए ये विमान को आइसोलेशन वे में खड़ा किया गया और फिर वहां पर बाकायदा चेकिंग का कार्य शुरू किया गया। सबसे पहले जो यात्री थे उन यात्रियों को नीचे उतारा गया, यात्रियों को चेकिंग की गई। यात्रियों को चेकिंग करने के बाद कई चरणों में उनके सामानों को चेक किया और सामानों को चेक करने के बाद आइसोलेशन वे में खड़े हुए ये जो जहाज़ था उस जहाज़ की भी बाकायदा चेकिंग की गई। इस दौरान लगभग 1 से 2 घंटे के करीब ये जो यात्री थे अपनी जगह रुके हुए थे और यहाँ पर यात्री जो है यहाँ उनकी सुरक्षा को और ये जो एयरपोर्ट है उसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ एटीएस के जवान, सीआईएसएफ के जवान और सिविल पुलिस के जवान बाकायदा यहाँ पर तैनात थे। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक पूरा चेकिंग अभियान चला और इस चेकिंग के दौरान जब यात्रियों को चेक किया गया और उसके अलावा कई चरणों में जो सामान थे उसको चेक किया गया, विमान को बाकायदा चेक किया गया। जब बम की जो सूचना आई थी नहीं मिला तब प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि वो सूचना झूठी निकली, लेकिन लगातार क्योंकि अयोध्या सबसे महत्वपूर्ण है और अयोध्या यहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर के बनने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वाल्मीकि एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ये लगातार यहाँ पे भीड़ रहती है। तो ऐसे में इस तरीके की सूचना निश्चित रूप से हड़कंप मचाने वाली रही है। कैमरा सहयोगी शिल्पी के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुल काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कुल 8 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें स्केचिंग प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, रोजगार मेला व टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी होगी। इसमें खास यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार ये वार्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है और इसमें काशी के लोगों की जन सहभागिता से ये प्रतियोगिता सफल तरीके से आयोजित की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में अपने भाषण में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ के लोगों को यहाँ की जो हमारे संस्कृति है, यहाँ की जो कल्चर है, हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, यहाँ की कई जगह ऐसी हैं, उसके बारे में एक ऐसे एक कंपटीशन रखा जाए। तो इस बार भी सांसद रोजगार मेला की आयोजन जनवरी 5 और जनवरी 4 और 5 तारीख को हम लोग कराएंगे। इस बार पहली बार ये करने जा रहे हैं जो एडिशन है काशी सांसद टूरिस्ट गाइड कंपटीशन। जैसे पिछले वर्ष भी ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, इस बार इसमें 3 कैटेगरी बढ़ाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रतियोगिता की सराहना कर चुके हैं। इस वर्ष भी इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले सफल जो कंटेस्टेंट रहेंगे उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। 25 अक्टूबर से ये प्रतियोगिताएं चल रही है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। खास ये है कि इस प्रतियोगिता में काशी के लोगों के साथ ही काशी में तैनात अधिकारी और उनके परिवार के लोग भी हिस्सा लेते हैं। खेल प्रतियोगिता में खास तौर पर नामी गिरामी खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस वर्ष भी ये 8 कैटेगरी में काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और पीएम मोदी अपनी काशी के दौरे में भी इस प्रतियोगिता के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेंगे। तो ऐसे में वाराणसी प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है और इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है।
वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। यूपी में थूक जिहाद गराया तो योगी ने दिखाया तेवर। खाने पीने के सामान को लेकर अध्यादेश लाएगी योगी सरकार, अब चलेगा कानून का डंडा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खाने को दूषित किए जाने के मामले को काफी गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार खाने पीने की चीजों में थूकने या गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी। प्रस्तावित कानून में 3 से 5 साल तक जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रस्ताव किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गृह विभाग और राज्य विधि आयोग की ओर से तैयार प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट पर मंथन किया। उन्होंने जल्द से जल्द इसे अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों और दुकानों पर साइन बोर्ड लगाना बेहद अनिवार्य रहेगा। वहां काम कर रहे कर्मचारी भी अपना पहचान पत्र लगाएंगे। अगर किसी ने गलत जानकारी दी तो इस कानून में कठोरतम सजा का प्रावधान भी होगा। किचन से लेकर टेबल तक खाना परोसने की जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो भी सीसीटीवी की जद पे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता व्यक्त की है और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि 23 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों के मुख्य सचिव कोर्ट में मौजूद रहें। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उस आंकड़े के मुताबिक 267 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से मात्र 5 के खिलाफ ही कार्रवाई हुई। इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों राज्यों के जो अधिकारी हैं जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पराली जलाने को लेकर के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है उस बोर्ड में विशेषज्ञ को क्यों नहीं शामिल किया जाता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा देने को कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त किया था और कहा था कि जिस तरीके से मामूली जुर्माना लगाकर दोषियों को छोड़ दिया जाता है यह सही नहीं है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि मीटिंग में आखिर अधिकारी या पुलिस क्यों नहीं पहुंचती है। कोर्ट ने कहा था कि अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना होगा 23 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव को तलब किया और साथ ही कोर्ट ने एक नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का, जो याचिकाकर्ता के वकील भी हैं। सर, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को तलब किया, क्यों तलब किया है? और जिस तरीके से पराली की घटनाएं वहां पर हो रही है और राज्य सरकारों द्वारा कहा जा रहा है जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है 267 में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कोर्ट के ऑर्डर थे ना वो हरियाणा सरकार ने फॉलो किए हैं ना पंजाब सरकार ने फॉलो किए हैं, और जो स्टेप हरियाणा सरकार को और पंजाब सरकार को लेने चाहिए थे ये फार्म फायर्स को चेक करने के लिए, उन्होंने वो स्टेप नहीं लिए। और इसलिए अगले बुधवार को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, दोनों को कोर्ट ने समन किया है कोर्ट में पेश होने के लिए। सर, केंद्र सरकार से भी इस मामले में हलफनामा मांगा गया, आखिर क्यों हलफनामा केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा? वो केंद्र सरकार से जो एयर क्वालिटी कमीशन है उसमें जो एक्सपर्ट हैं, जो एयर पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं, उसके बारे में जानने के लिए कि आपके कौन एक्सपर्ट हैं, किस एक्सपर्ट एजेंसी को आप कंसल्ट करते हो, उसके लिए केंद्र सरकार से भी हलफनामा मांगा है। तो अब देखना होगा जब 23 अक्टूबर को दोनों राज्यों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे तो अपनी सफाई में वो क्या कुछ कहते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। उत्तर
प्रदेश की 9 सीटों में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आज प्रयागराज जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, स्क्रूटनी के लिए 28 तारीख की डेट तय की गई है, जो 11 से लेके 11 बजे से स्टार्ट होगी। नाम वापसी 30 तारीख को रखी गई है, जो 3 बजे तक हो सकती है उस दिन। चुनाव चिन्ह का आवंटन जैसे ही नाम वापसी का समय खत्म होता है 3 बजे तक, उसके बाद में सेम डे 30 तारीख को ही हो जाएगा। मतदान हमारे फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को संपन्न होगा। फूलपुर विधानसभा में 4,70,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,83,000 से अधिक महिला मतदाता है। कुल 435 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर सभी तैयारियां प्रशासन कर लेगा। चुनाव प्रभावित करने के लिए, प्रलोभित करने के लिए उद्देश्य से अगर कोई इलीगल जैसे लिकर हो गया या पैसा या इस तरह की चीज का सर्कुलेशन होता है, उसको रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक स्क्वाड लगाई जाएंगी। साथ ही साथ 4 जोन और 38 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे प्रवीण पटेल के सांसद निर्वाचित होने के बाद फूलपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। अब 23 नवंबर को तय होगा कि आखिर फूलपुर विधानसभा सीट से कौन बनेगा विधायक। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।